चीजों के लिए, जैसे यूक्रेन से अगर इंजन लड़ाई के चलते लेट हो गए तो हमें एक लंबा वक्त लगा इन्हें हासिल करने में। राजीव जी देखिए, हम एक एक नीति के तहत पॉलिटिकल विल के साथ और एक एक समझी हुई नीति के साथ हम अपनी मैरीटाइम पर्सपेक्टिव प्लान बना के चल रहे हैं। और जहां तक इंडिजिनाइजेशन का बात है तो इंडियन नेवी 2015 से लगातार इंडियन नेवल इंडिजिनाइजेशन प्लान के तहत चल रही है। एविएशन एलिमेंट्स में 4000 से 5000 ज़्यादा इक्विपमेंट को हम ऑलरेडी इंडिजनाइज कर चुके हैं। और शिप की बात कर रहे हैं तो देखिए, आज हम हेलीकॉप्टर, हमने एविएशन में, आपने पता ही, हमने हेलीकॉप्टर बना लिया है। एलएच हेलीकॉप्टर हम बना रहे हैं और दूसरे हेलीकॉप्टर भी हम बना रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर हमने बना लिया है। हमने सबमरीन SSBN भी बना लिया और अब हम न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के भी समझौते हो चुके हैं, जो सबको भाई मालूम है कि 6 हम सबमरीन बनाने वाले हैं, तो अगले 15 सालों तक में ये सब हमारे यहां बन जाएगी। तो इस शिप की बात अगर हम आप स्पेसिफिकली करें तो देखिए 26% तो इसलिए है कि इसके बाद हमने एक तरीका लगाया है जिसमें हम एक स्टेप वाइज हम 2032 2047 तक हम पूरी तरह से स्वावलंबन के दृष्टिकोण से अपने को आगे ले जा रहे हैं। तो उस हिसाब से हम देखें तो एयरक्राफ्ट कैरियर जब हमने बनाया भारत में तो उसमें भी 77 to 80% हमने INS विक्रांत में इंडिजनाइज्ड इक्विपमेंट लगाए थे, एविएशन फैसिलिटीज लगाई थी। तो ये हम मान के चलें कि ये रशियन शिप था, और रशियन शिप बहुत कॉम्पैक्ट शिप होते हैं और इनकी डिजाइन और टेक्नोलॉजी थोड़ी डिफरेंट होती है दूसरों से, लेकिन इसको हम यहां लाके और कई इसमें हम ऐसी चीजें लगा सकते हैं जो DRDO ने बनाया है, तो वो प्रोविजन हमने इसमें रखा है। और इसलिए चूंकि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंदर आ रहा है और 2 शिप हम अपने आप बनाने वाले हैं, तो उस हिसाब से मैं मानता हूं कि प्रेजेंट सिचुएशन में इंटरनेशनल जो सिचुएशन है यूक्रेन और रशिया का, उसमें एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। इंडियन नेवी और रशिया के जो एक तरीका है काम करने का, एक फेथ है, उस पर विश्वास करते हुए हमने इसको चालू रखा, इसको रोका नहीं। थोड़ी डिले जरूर हुई है लेकिन सब कुछ अपनी नीति के अंतर्गत चल रहा है। तो नौसेना लगातार, अब 14 नहीं, देखिए नीलगिरी क्लास का फ्रिगेट आपने सुना, हमने प्रधानमंत्री ने देश को दिया 15 जनवरी को, और नीलगिरी, हिमगिरी, दूनागिरी, उदयगिरी, विंध्यागिरी, तारागिरी, ये 6 और आ जाएंगे अगले 3-4 सालों में। और ये हमारी सतपुड़ा क्लास के जो शिप्स हैं फ्रिगेट, हमारे ब्रह्मपुत्रा क्लास के जो फ्रिगेट हैं, और ये जो तलवार क्लास के फ्रिगेट हैं, और इसके साथ ही ये नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट, 20 से 25 फ्रिगेट हम अगले 3-4 सालों में देखने वाले हैं। और अब ये चूंकि एक के बाद एक लगातार बनेंगे, तो पहले शिप के जैसे तमाल की बात करें तो नया जो गोवा में बनने वाला शिप है वो 6-7 महीने के बाद ऑलरेडी पानी में उतर चुका है। 6-7 महीने के बाद कमीशनिंग उसकी शुरू होने वाली है और 26 में दूसरा शिप आ जाएगा। तो जब एक बार पहला शिप बने तो उसके जो फॉलो ऑन होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं। ये इनिशियल हिकअप, फाइनेंशियल जो सपोर्ट चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए, देश का जो अभिमान नेवी की तरफ अभी जो जा रहा है, 7500 किलोमीटर, 2.38 स्क्वायर किलोमीटर्स की, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर विजिलेंस, और हमारा इतना बड़ा क्षेत्र, और ग्लोबल साउथ में भारत का वर्चस्व, ये भी जरूरी है। क्योंकि आज सारे जो कंट्रीज हैं हमारे रीजनल साउथ में, ये हमारी तरफ देखते हैं। अफ्रीका हो या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का माहौल हो, हम वहां पर सबको प्रभावित कर रहे हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आप डिफेंस मिनिस्टर की बातें सुनते रहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट लगातार बढ़ती जा रही है। सब कुछ एक नीति के तहत है, स्टेप वाइज है। हम एक हम्बल नेवी से, एक साइलेंट नेवी से आज एक गूंज दे रहे हैं सागर में, इंडियन ओशन में, और नॉर्थ ओशन में, इंडो पैसिफिक सिनेरियो में। और हम अभी तो हमारे शिप्स हमारे ट्रांस अटलांटिक सिनेरियो में, मेडिटेरेनियन में, और ब्राजील में हो, साउथ अमेरिका के कंट्रीज में हो, लगातार हर जगह हमारे शिप्स लगातार ओवरसीज डिप्लॉयमेंट पे जा रहे हैं। आज की नेवी अलग है। मैं इससे कुछ से पीछे हट सकती है यूक्रेन की। प्रोजेक्ट है, चीन से लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा है, और कैसे ये नौसेना ने रचा है समंदर में दुश्मन चीन के खिलाफ एक चक्रव्यूह। देखिए इस रिपोर्ट।
सागर में भारत की बढ़ती जल शक्ति से दुश्मनों के दिल दहल उठे। नए भारत की जल शक्ति न सिर्फ दुश्मनों को दहला रही है, बल्कि 3 महासागरों में भारत के अजेय होने की पताका को भी लहरा रही है। आज का हिंदुस्तान समंदर में चीन के विस्तारवादी साजिशों को नेस्तनाबूद करने को तैयार है। समंदर में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए अब बंगाल की खाड़ी में भारत ने वो सीक्रेट तैयारी की है, जिसने बीजिंग में बैठे जिनपिंग की टेंशन का मीटर अप कर दिया है। भारत ने समंदर में चीन के खिलाफ तगड़ी घेराबंदी का रोड मैप तैयार किया है। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में एक ऐसा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बेस तैयार कर लिया है जिससे चीन की हर चाल को मात दी जा सके। भारत की समुद्री ताकत अब एक नया आयाम ले रही है। INS वर्षा करीब $3.7 बिलियन की लागत से तैयार हो रहा ये बेस भारत के परमाणु पनडुब्बी बेड़े को सुरक्षित और शक्तिशाली बनाएगा। ये भारत के उसी अंडर वाटर न्यूक्लियर बेस की सैटेलाइट तस्वीरें हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे INS वर्षा का निर्माण तेजी से चल रहा है, जहां भारत की न्यूक्लियर सबमरीन्स को रखा जाएगा। INS वर्षा का निर्माण इस तरीके से किया जा रहा है कि दुश्मन चाहकर भी उनकी लोकेशन को ट्रेस न कर सके और भारत की परमाणु पनडुब्बियां गुप्त रूप से बेस पर आ जा सके। इसका मकसद भारत की समुद्री ताकत को इतना मजबूत करना है कि कोई भी दुश्मन देश, खासतौर पर चीन, भारत पर हावी होने की सोच भी ना सके। सबमरीन एक ऐसा लिथल प्लेटफॉर्म है जो अपनी सरप्राइज, अपनी मैनेवरेबिलिटी और अपनी जो डिटेक्शन को छिपाने की क्षमता है, इसके साथ जिसकी वेपन कैपेबिलिटी, इनके साथ एक बहुत ही लिथल प्लेटफॉर्म बन जाता है। लुक ईस्ट पॉलिसी में अंडमान निकोबार द्वीप की सुरक्षा और हिंद महासागर में हमारा वर्चस्व, मालाक्का स्टेट, सुंट्रा स्टेट पे हमारी निगरानी, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस के ऊपर हमारा जो सर्वेलेंस है, ये सब जरूरी है। और चाइना की जो पेट्रोलिंग हमारे एरिया में हो रही है, उनसे हमारे सर्वेलेंस को गुप्त रखते हुए अपना अधिकार इस क्षेत्र में बरकरार रखना, ये काम INS वर्षा करने वाली है। ऐसे में भारत अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए अपनी तैयारियों को धार दे रहा है। अब सवाल यह है कि भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो इसके पीछे की कई वजह हैं। INS वर्षा से भारतीय नौसेना पूर्वी और पश्चिमी तट दोनों की सुरक्षा आसानी से कर सकती है। 8 से 12 परमाणु संचालित बैलिस्टिक सबमरीन और असॉल्ट सबमरीन यहां रखी जा सकती है। यहाँ पर कई तरह के नौसैनिक युद्धपोत भी खड़े हो सके। साथ ही अंडरग्राउंड होने की वजह से दुश्मन देश 200 मीटर गहराई में छिपी पनडुब्बी का पता नहीं लगा पाएंगे। भारत जिस तरह से अपनी नौसेना क्षमता को बढ़ा रहा है, उससे सिर्फ चीन, पाकिस्तान ही नहीं, कई और ऐसे भारत के दुश्मन हैं जिनकी हालत खराब है। ये फैसिलिटी एक ऐसी जगह पर है जिसका ऊपर का हिस्सा पहाड़ी हिस्सा है, इसके ऊपर जंगल है। ये फैसिलिटी 670 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैली हुई है और यहाँ से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर फैसिलिटी यानी BARC सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। दरअसल
नेवी में सबसे महत्वपूर्ण एसेट परमाणु पनडुब्बी होती और इसके बारे में सारी जानकारियां गुप्त रखी जाती। सबसे ज्यादा खतरा दुश्मन के सैटेलाइट से रहता है। सैटेलाइट के जरिए दुश्मन देश पोर्ट की हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं। खास बात यह है कि परमाणु पनडुब्बी महीनों तक समुद्र की गहराई में छिपी रह सकती है। ऐसे में समुद्र की 200 मीटर गहराई में छिपी पनडुब्बी का पता लगाना लगभग असंभव होता है। फिलहाल हमारे जो सब सरफेस बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, ये सभी विशाखापट्टनम में हार्बर में मौजूद हैं और वहां से ऑपरेट कर रही हैं। रामबेली में जो बनाया गया है, तो वहां से अगर हम इनको लॉन्च करेंगे तो इसकी पकड़ दुश्मन नहीं ले पाएगा, एयर सर्वेलेंस भी नहीं कर पाएगा, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और सुरक्षित हमारे सबमरीन वहां से अपनी प्लान के हिसाब से निकलेंगे, वापस आएंगे, मेंटेनेंस में रहेंगे। और इसके साथ ही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का भी सेंटर है वहां से, जहां से इनको तकनीकी सपोर्ट मिलेगी। कम्युनिकेशन सेंटर भी है, बहुत बड़े आयाम पे इसको बनाया जा रहा है। आज की तारीख जिबूती में अपने नौसैनिक अड्डे बना लिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आज की तारीख में चीन के पास 12 परमाणु पनडुब्बियां, जिनमें से 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागने में सक्षम है। वहीं भारत के पास फिलहाल 2 परमाणु पनडुब्बियां हैं। ऐसे में भारत के लिए चीन एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है। यही वजह है कि अब भारत का ये सीक्रेट न्यूक्लियर बेस चीन की हर चाल का करारा जवाब देने का एपिसेंटर बनेगा। भारत अब सी डिनायल रणनीति अपना रहा है। इसका मतलब ये है कि भारत अपनी पनडुब्बियों को इतनी मजबूत स्थिति में रखेगा कि दुश्मन देश, खासतौर पर चीन, हिंद महासागर में खुलकर अपनी गतिविधियां न कर पाए। आईएनएस वर्षा का निर्माण इसीलिए किया जा रहा है कि अगर कभी युद्ध की स्थिति बने तो भारत की परमाणु पनडुब्बियां सुरक्षित रहें और जरूरत पड़ने पर चीन पर घातक जवाबी हमला किया जा सके। सबमरीन्स को किसी भी एरिया में अगर रखा जाए तो वो एक बड़े एरिया को डिनाई करा देते हैं, क्योंकि उनकी डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है और डर के मारे दुश्मन उस एरिया में नहीं जाता। तो इन सबमरीन्स को अगर ऑपरेट करना है सुरक्षित, तो इनकी प्लान ऑफ एक्शन और इनकी जो गतिविधि है उसमें सुरक्षा जरूरी है। और ऐसे में एक सुरक्षित बेस जहां पर हमारे एरियल सर्वेलेंस से, एयरक्राफ्ट से भी, सैटेलाइट से भी हमारी जो सबमरीन है वो डिटेक्ट ना हो पाए, तो ये आईएनएस वर्षा की खूबी ये रहेगी कि लड़ाई के दौरान हमारे सबमरीन्स को एक गुप्त अड्डा देंगे। भारत जानता है कि चीन तेजी से अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत को भी अपनी शक्ति में इजाफा करना होगा। परमाणु संचालित अटैक पनडुब्बियां बनाने जा रहा है। यानी साफ है कि अब समंदर में हिंदुस्तान वो शक्ति बनने जा रहा है जिससे जिनपिंग की चिंताएं बढ़ना लाजमी है। साफ है, ये ड्रैगन को साफ संदेश भी है कि अगर समंदर में अपनी हड़प नीति नहीं होगी तो फिर उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि बीजिंग की गद्दी भी हिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। हिंद महासागर में भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, लेकिन अब उसकी हर एक चाल फेल होने वाली है, क्योंकि समंदर में भारत ने एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर लिया जिससे बेलगाम चीन पर लगाम लगाई जा सके। दरअसल भारत के लिए बंगाल की खाड़ी सामरिक रूप से बेहद अहम मानी जाती है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां भारत के मिसाइलों से लेकर उसके सैन्य उपकरण, यहां तक कि सैटेलाइट परीक्षण भी होते हैं। ऐसे में चीन लगातार दक्षिण चीन सागर के रास्ते बंगाल की खाड़ी में भारत की जासूसी के लिए अपने जहाज भेज देता था, लेकिन अब आईएनएस वर्षा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बेस के बनने से चीन की ये चाल खरी की खरी रह जाएगी। यही वजह है कि जिनपिंग बौखला उठे। भारत का ये नेवी बेस चीन के स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स प्लान को करारा झटका है, क्योंकि चीन ने बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में बंदरगाह के नाम पर अपने सैन्य बेस बना लिए हैं, जहां से वो भारत की जासूसी करता था और उसके खिलाफ साजिश रचता था। लेकिन आईएनएस वर्षा के होने से अब चीन की ये चाल नाकाम हो जाएगी और भारत के खिलाफ उसकी तैयारियों को करारा झटका लगेगा। आईएनएस वर्षा अकेले ही नहीं, उसके साथ साथ निकोबार द्वीप समूह में एक
नौसैनिक अड्डा बनाने की जो भारत की योजना है, ये दोनों मिलकर के भारत को एक ऊंची बढ़त दिलाएंगे, एक जियो सामरिक भारत के लिए एक परिस्थिति पैदा करेंगे जिसमें कि हमारा दबदबा वहाँ पर इसी रूप से होता है। अगर भारत स्मार्ट पर अपनी पकड़ मजबूत बना लेता है तो चीन पर भारी दबाव बन सकता है। इस समय चीन की नौसेना जो है वो काफी गतिविधियों में लिप्त है। जेलेंस्की ने सपने में भी नहीं सोचा। बिल्कुल ऐसा रवि, सबसे पहले मैं पिछली बार भूल गया था कि सभी को T9 भारतवर्ष परिवार और देशवासियों को होली की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बधाई। जब हम यहाँ होली का त्योहार मना रहे हैं, वहाँ पर खून की होली खेली जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी कमी है वो इस समय में भरोसे की कमी है। भरोसे की कमी यानी कि रशिया यूक्रेन के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा, यूक्रेन रशिया के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा, और यही बात ट्रंप शायद आज जिसको कहते हैं डंडे के जोर पे करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि करो, तुम करना है तुमने, बात आ रही है। और देखिए किस प्रकार से अभी जैसा आपने बताया कि जेलेंस्की भड़काने की कोशिश कर रहे हैं पुतिन को, आप डरते हो, ये सब बातें तो खैर मैं और आप भी समझ रहे हैं, ये खाली एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वाली बात हो रही है, प्रोपेगेंडे वाली बात हो रही है। दुनिया की तमाम अहम खबरों पर हमारी नजर आगे भी बनी है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत से भारी तबाही मची है और जम्मू कश्मीर के रामबन और किश्तवाड़ में बांध काटने के बाद और देश का जो माहौल है उनका उससे भी, तो इस कारण से डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स तो हमेशा से चलती रही है। एक मुद्दा जरूर है, पर मैं आपको कहूं कि रिस्पॉन्स की जब आप बात कर रहे हैं, हम टैक्टिकल रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। आज का आप वर्ड सुनो प्राइम मिनिस्टर का, इंग्लिश में तो उन्होंने कहा है आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड डिस्ट्रॉय, और ये वर्ड्स निकल के आते हैं हॉट परस्यूट, जो एक इंटरनेशनल लॉ है। जब बेलिजरेंट कंट्री आपस में लड़ते हैं और एक्चुअली वॉर डिक्लेयर नहीं करते तो हॉट परस्यूट करते हैं, जो हमने पहले भी कहा है। तो आप जो कह रहे हो लिमिटेड जो रिस्पॉन्स दिए जाएंगे, जो हम कैलिबर्ड रिस्पॉन्स दिए जाएंगे, वो कब कैसे दिए जाएंगे ये भी हमें समझना चाहिए कि ज्योग्राफिकल डेप्थ लेना, किसी कंट्री को जीत लेना या उनके कुछ ही पार्ट को मिला लेना, जैसे कि पुतिन और जेलेंस्की में चल रहा है वहां पे, तो उस तरह से मिलाना और फिर छोड़ देना और उतना ही रखना जितना जरूरत है। तो पीओ की हमारी जरूरत जरूर है, लेकिन उसके लिए माहौल बनाना पड़ता है, और हम 5 साल से माहौल ही तो बना रहे हैं, और हम माहौल बनाते जा रहे थे, समय का इंतजार कर रहे थे कि अब हम उसको कब करेंगे। लेकिन ये भी समय जरूरी नहीं कि अभी इसकी हम पीओके पे इस बात को ले जाएं। उसके पहले हमें ये आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड डिस्ट्रॉय, ये हॉट परस्यूट का क्लियर वर्डिंग्स है इंटरनेशनल लॉ का, जिसको उन्होंने यूज किया है। और जहां तक आप बात कर रहे हो सेना के किसको यूज किया जाएगा, तो वो तो तीनों सेनाओं का एक अपना तरीका होता है लड़ने का। और ब्लॉकेट की बात हम करते हैं, जैसे उन्होंने कहा कराची में, तो उसके लिए ब्लॉकेट एक इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ एट सी 1982 का एक तरीका है। जब पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ता है बेलिजरेंट कंट्रीज को, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड जगह डिक्लेयर करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है न्यूट्रल शिपिंग्स को छोड़ने के लिए, और तब जाके हमने 70 किलोमीटर का ब्लॉकेट 71 में किया था। ब्लॉकेट मतलब क्या कि आप घेर ले उस उनके, ब्लॉकेट का मतलब पूरी तरह से आपके पास वेयर विदॉल होना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए नेवी की, कि आप उस एरिया में पूरी तरह से सी कंट्रोल कर सको, कोई भी दूसरा शिप वहां से न गुजर सके, और आप उसको चाहो तो अपने विल पे डिस्ट्रॉय। 71 में कर चुके, ये हमने 71 में कराची वार में ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन में किया था। आप देखिए साहब, मैं फिर कोई बता रहा हूँ आपको, जो पाकिस्तान पहले हमने कूटनीति की बात करी, हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, और जब ऐसे कोई बात होती है तो हम उछलते नहीं है। हम एक पूरी तरह से एक डिटरमाइंड होके एक कैलिब्रेटेड मेजर्ड रिस्पॉन्स देते हैं। हमने पहले भी दिया है, एक उसको हमने स्ट्राइक बोला और जो भी बोला, लेकिन हमने एक मेजर रिस्पॉन्स दिया, और कब कैसे कहा करना है ये हमें बोलने की जरूरत नहीं होती, ये सिक्योरिटी फोर्सेस का अपना तरीका होता है। लेकिन जहां तक आप प्रिपेयर्डनेस की बात कर रहे हैं, तो जिस दिन ये हुआ है 22 को, उसी दिन शाम को राजनाथ सिंह जी ने आर्मी चीफ से पूरी तरह अपनी बात की थी और आकलन किया था हमारे प्रिपेयर्डनेस का। और नदन कमांड के जो सीएनसी हैं वो रश कर गए थे दिल्ली से, इमीडिएटली फॉर्मेशन कमांडर के साथ उन्होंने ब्रीफ की, और जो एलजी है वहां के और वहां के सिक्योरिटी फोर्सेज की एक अलग बैठक हुई है। और अभी पहलगाम में सीआरपीएफ और सारे इंटेलिजेंस एजेंसी जो है लगातार उनकी ब्रीफिंग चल रही है आज शाम को। अब ये सारी चीजें कूटनीति का पहला स्टेप, और इकोनॉमी को इफेक्ट करना, किसी ट्रीटी को तोड़कर, जैसी सिंधु जो नदी की ट्रीटी है उसकी बात हम कर रहे हैं, तो सूखा पड़ेगा वहां और इकोनॉमी उनकी ट्रिपल होगी।
और दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक मेजर्स जो हमने लिया एक के बाद एक, चाहे वो हमारे डिफेंस अटैचेस को हटाना हो, वीजा को रद्द करना हो। हालांकि हमने एक सॉफ्ट स्टैंड लेके अभी ये कहा है कि जिनका वीजा जब एक्सपायर होगा तब वो जा सकते हैं पाकिस्तान वापस। पहले हमने पाकिस्तान के इस शब्द में अगर यूज करूं कि अभी भारत ने नॉन काइनेटिक कदम उठाए हैं, नेवी की मैं एक बात खत्म करती हूं जरा सा। तो INS सूरत जो अभी भारत में को प्रधानमंत्री ने 15 जनवरी को दिया था, सबसे अच्छा डिस्ट्रॉयर है और मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल हमने फायर की है 70 किलोमीटर की, जो कि इजराइल के साथ बनी हुई है। और इसके साथ देखिए नो टाइम पहले नोटिस जो हमारी जो मैरिनर्स है उनको इशू किया जाता है, ये पहले से चलते रहती है। हालांकि पोस्चरिंग हम मसल फ्लेक्सिंग कह सकते हैं। और पाकिस्तान 2 दिनों के बाद अपनी ये मिसाइल परीक्षण करने वाला है, उसने भी एरिया डिजिग्नेट किया है। तो ये वॉर के पहले या कॉन्फ्लिक्ट के पहले लोग इस तरह से देखते हैं इन चीजों को। तो यस, हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी सेनाओं को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कोस्ट को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है, कोस्ट गार्ड, नेवी और पूरा वेस्ट कोस्ट अलर्ट पर है और पूरी पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, क्योंकि ब्लॉकेड या उनका घुसना हमारी तरफ समुद्री रास्तों से पहले हो चुका है, जो एक नाजुक कदम हो सकता है। प्रदीप जी, मैं आपसे क्योंकि कहते हैं, जब पहले हम कहते थे कि टेररिस्ट का कोई अर्थ नहीं होता, तो यहाँ पे कुछ बात बिल्कुल अलग निकल के आई है कि ये टेररिस्ट नहीं है, ये एक दूसरे फैक्टर के साथ हमारे लोगों को तंग करने आए हैं, दहशतगर्दी करने आए हैं और हमारे विश्वास को तोड़ने आए हैं। तो हमने भी उसका जवाब बड़े हिसाब से दिया है और कैलिब्रेटेड रिस्पांस जो भारत ने दिया है उसको मैं देखिए आपको समझा रहा हूं कि जब उन्होंने हमारे टूरिज्म पे आघात किया है, हमारी इकोनॉमी पे आघात किया है, कश्मीर की शांति पे आघात किया है, तो हमने सबसे पहले कदम उनको उनकी इकोनॉमी को प्रभावित करने के लिए जो सिंधु जो चीटी है नदी की, उसको हमने खत्म किया है, अभी अपडेटेड अवेयर्स कर दिया है ताकि उनकी इकोनॉमी पर प्रभाव पड़े। सूखा पड़ेगा तो अपने आप उनको समझ आएगा। और दूसरी बात, बड़ा कदम उठाने के लिए ये जरूरी है कि हम पहले माहौल बनाते हैं, तो दूसरे कंट्रीज के साथ एक इंटरनेशनल प्रेशर भी हम बना रहे हैं। वो कूटनीतिक स्तर पर ये जरूरी होता है कि हम कोई बड़ा काम करें तो ऐसा करें जहां हमें, अगर युद्ध के माहौल में हम नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं अपनी जवाबी कार्रवाई में कैलिब्रेटेड रिस्पांस के लिए, और इसको कब कैसे कहां करना है ये सिक्योरिटी फोर्सेस को पता है। तो हमारे पॉलिटिकल विल ने हमारे रक्षा विभाग को, हमारे सेना, नौसेना और वायुसेना को स्वतंत्र छूट दे रखी है कि अपने लेवल पे वो डिसीजन ले सकते हैं और जहां जैसी कार्रवाई है वो कर सकते हैं। ये हमने 16 में देखा, 19 में देखा और हम फिर देखेंगे। कब कैसे कहा ये बताने की जरूरत नहीं है। तो हमारे मेजर रिस्पॉन्स के लिए पाकिस्तान बौखला कर अपनी कई रिएक्शनरी, जो कहते हैं ना, रिएक्शनरी काम कर रहा है और परेशान बौखलाया दिख रहा है। पाकिस्तान टूटा हुआ है मनोबल से, वेस्टर्न बॉर्डर, अफगानिस्तान बॉर्डर पर उनको परेशानियां हैं और इन सबों के बीच उन्होंने ये आग सुलगा के बहुत ही गलत काम कर दिया और उसके लिए उन्हें अब जो तैयारी हम कर रहे हैं उसको देखकर वो फिर से बौखला गए हैं और ऊटपटांग एक्शंस और जवाब कार्रवाई और स्टेटमेंट्स भी उनके लीडर्स दे रहे हैं। उनको मालूम है कि कहां से आग कब किधर से आने वाली है और जब ऐसा होता है कि उन्हें पता नहीं होता तभी ऐसी बात की जाती है। तो मैं देखता हूं कि भारत ऑपरेशनली प्रिपेयर्ड है इन चीजों को टैकल करने के लिए, लेकिन एक सुन लीजिए ना, कितना जिगरा हम दिखा चुके हैं, 4 पैसा 71-99 दिखाया। अब सुन लीजिए ना, एक लाइन में जवाब। लाहौर से आपका प्यार कबूल करता हूँ, लाहौर से आपका प्यार कबूल करता हूँ। आपकी बातों में बहुत दम लग रहा है मुझे। मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। आपके पास जो दम है उसमें कोई दम नहीं है। हमारे पाकिस्तान के दावों में बिल्कुल दम नहीं है, पैसे खोजने में लग चुका है और अब चौथी बार वॉर कर रहे हैं। मैंने आपको समझाया भाईजान, इंशाल्लाह युद्ध का समय नहीं है। आप ध्यान से बात कर रहे हो। शाम से ये सोचने वाले नहीं है, बजाय किसके ये आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं, हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं, ये धमकियां उल्टा देते हैं, गिदर भक्कियां भारत को देते हैं। आप सभी और एयरक्राफ्ट 300 से ज्यादा है हमारे पास, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर एक तरह से रेडी है। हमारे सबमरीन 18 सबमरीन, उसमें से 2 INS अरिहंत, INS अरिखात और INS अरिधमन जो आने वाला है उसकी ध्वनि नहीं सुन पा रहे पाकिस्तान वाले। जब ध्वनि सुनेंगे तब पता लगेगा वो कहाँ है, किधर से मारेंगे। आपको मैं बता दूं छोटी सी बात कि जब डिफाइट हो कहते हैं 125 हमारे न्यूक्लियर वेपन्स रेडी है, हम आपको मारेंगे। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करो आप। हमने कहा हम फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन राजनाथ सिंह ने हमने 2 साल 4 साल पहले डिस्कस किया है, जरूरत पड़ी तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। और अगर आप मारोगे छोटी मोटी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन
तो हमारी जो सबमरीन जो है समुद्र में छिपी हुई न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर मिसाइल के साथ 4,500 किलोमीटर मार करने वाली कब किधर से मारेगी किसी को पता नहीं चलेगा। नेस्तनाबूद होके उनका जियोग्राफिकल एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। जियोग्राफिकल एक्सिस्टेंस यानी पाकिस्तान। एक बात कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री आपका जो आज का जो प्रोग्राम है ये बड़ा अलाइंड है प्रधानमंत्री के विजन से, और वो विजन ये कहता है कि बिहार के जो मधुबनी जो भूमि है वहां से उन्होंने ये कहा था कि कल्पना से बढ़कर इस बार कुछ किया जाएगा। तो आपका जो प्रोग्राम है आज, ये कल्पना से बढ़कर प्रोग्राम। युद्ध की कल्पना तो सब करते हैं, युद्ध तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जिस तरह से हमारी जो स्टेप अप की जा रही है, जो हमारी 4 दिनों से लगातार, पहले देखिए आप, सबसे पहले हमने 5 डिप्लोमेटिक जो तरीके अपनाए हैं उसको देखिए ध्यान से, और आप जो ये कह रहे हैं 4 पार्ट में बांटना, ये सॉफ्ट ब्रीडिंग का तरीका जो हम देख रहे हैं ये युद्ध से परे है। इसको समझाता हूं मैं आपको इस तरह से, आपने हमारे सिविलियन टारगेट्स को चूज किया, टूरिज्म को पकड़ा और हमारी इकोनॉमी को प्रभावित किया। सॉफ्ट अमन चैन कश्मीर में जो 370 के बाद 2019 से चल रहा था उसको डिस्टर्ब किया। आपने हमारे मिलिट्री टारगेट को इस बार नहीं चुना, आपने हमारे सिविल टारगेट को और इकोनॉमी को प्रभावित किया है। इकोनॉमी से प्रभावित करने के लिए हमने इंडोस वाटर ट्रीटी को बंद कर दिया ताकि आपकी इकोनॉमी प्रभावित हो जाए। कैसे की? डिप्लोमेटिक इंडेवर्स जो है हमने किया, पर्सनल जकार्ता डिफेंस अटैची को वापस बुलाना, वीजा कैंसिल करना, ये अटारी बॉर्डर को क्लोज कर देना, और डिवाइसिव जो पॉलिसी थी उनकी, हिंदू को मारना, जो वो चाहते थे कि एक राइट्स हो जाए पूरे इंडिया में और हम आपस में भिड़ जाए, ये उनका ISI का मेन मकसद था, वो हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ हमने अपने आप को संभल कर लिया, एकजुट कर लिया, काला हमने पट्टी बांध के नमाज जुम्मे की पढ़ ली, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है हमको, हम एकजुट है पॉलिटिकली। पर उनको तोड़ना है सर जी, हम एकजुट है लेकिन उनको तोड़ना है, उनको तोड़ना है क्योंकि सॉफ्ट टारगेट से तोड़ना है, कल्पना से बढ़कर तोड़ना है। और ये आपका आज का प्रोग्राम है कि किस तरह से उनको अपने आप ऐसा कर देना है कि वो टूट जाए। जब वो टूट जाएंगे तो उनको स्पॉट चर्च कहते हैं इसको, उनकी स्ट्रक्चर खत्म कर दो, उनको आपस में लगा दो, उनको तहस नहस कर दो। युद्ध की जरूरत नहीं है, युद्ध तो फिर पुतिन भी नहीं करना चाहते थे, ऑपरेशनल मैनूवर करना चाहते थे। वो देश को लेके छोड़ दिया उन्होंने, बेलारूस अटैक करने गए थे, 6000 स्क्वायर किलोमीटर वापस आ गए, 4 प्रांत लेके चुपचाप बैठे हैं। जियोग्राफिकल डेप्थ नहीं चाहिए, इसलिए 3 साल से लड़ाई चल रही है, वर्चस्व चाहिए। बड़ा भाई हूं, मेरी बात सुनो। और एक और बात करना चाहता हूं, अंधेरी रात में ये बड़े बड़े जो हंगामे मचा रहे हैं, बड़े बड़े ये बिलावल बोल रहे हैं, अंधेरी रात में किसी दिन आपको घर लौटना हो स्टेशन से पैदल, और रास्ते में जितने भी चौपाए उगते हुए मिले और सबको पत्थर मारोगे तो घर पहुंच नहीं पाओगे। इनको छोड़ दो, इनकी बातें ही मत करो, इनके बारे में सोचो ही मत। हमारे सारे सुनिश्चित है निर्णय, आर्मी नेवी एयरफोर्स, आपकी बात करता हूं प्रिपेयर्डनेस की, आर्मी नेवी एयरफोर्स पूरी तरह से रेडी रहती है, प्रिपेयर्ड है। आपको पता है हमारे पास कैपेबिलिटी है, कन्वेंशनल फोर्स बहुत ज्यादा है, कोई कंपैरिजन नहीं है। वायुसेना अपना एक अभ्यास कर रही है, नौसेना ने अभी अपनी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल छोड़ी है, पूरा बैटल ग्रुप हमारा रेडी है। हमने 71 में, मैडम का क्वेश्चन है, 71 में हमने ब्लॉकेट किया था कराची को, घेर कर मारा था, और मैं मिसाइल ग्रुप का कैप्टन रह चुका हूं। INS चटक, जब मैंने मिसाइल दागी थी सरफेस टू सरफेस, यही मिसाइल था जब हम 20 किलोमीटर जाके रात को मैंने कराची में बस्ट किया। और आपको पता है कि ऑपरेशन सर इस बार की तैयारियां जो हैं वो समंदर में बहुत उसका कुछ और भी नहीं हो जाता है। हाँ ठीक है, कैसी है? आई अब तो ठीक है। एक स्ट्रक्चर था जिस पर मिसाइल गिरी, उसके बाद देखिए आप बड़ा आग का गुबार निकलता है। दूसरी तस्वीर जो दूसरे कैमरे से हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्डिंग के पीछे बड़ा आपको ब्लास्ट सुनाई दे रहा, दिखाई दे रहा है। ये दूसरा टारगेट तीसरे कैमरे के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त ये स्ट्राइक हो रही थी उस वक्त जिन लोगों ने कैमरे में तस्वीर कैद की है वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा
कंट्रोल रूम में आपको बता दें, प्रतीक शर्मा को नॉर्दर्न कमांड का चीफ बनाया गया था। नॉर्दर्न कमांड सेना मुख्यालय के संपर्क में है लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक को नॉर्दर्न कमांड में पिछले दिनों लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक को लाए और उसके बाद एलओसी और एलएसी का जिम्मा प्रतीक शर्मा साहब के पास था। भारतीय सेना एक के बाद एक 9 स्ट्राइक के बाद खबर मिल रही है ऐश्वर्या जो बता रहे हैं कि पाकिस्तानी फाइटर भी सुचारिता भारतीय सेना ने गिरा दिया। और जमात-उद-दावा पर जो मुल्क में स्ट्राइक हुई है उसकी भी कुछ तस्वीरें आ रही हैं। अगर हम वो तस्वीरों को जल्दी से चला पाएंगे, हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप तक। देखिए, इस वक्त हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नियंत्रण रेखा की ओर जा रहे हैं। लगातार जो है नियंत्रण रेखा पर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। कुछ नापाक कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से हुई हैं, जिसे भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के जो है डिफेंस सिस्टम है उन्होंने ब्लॉक किया है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो हम अभी चैटर पिकअप कर पा रहे हैं उसमें ये रिएक्शन टाइम भी नहीं मिला है, वो हमले का इंतजार करते रहेगा। ये स्ट्राइक कर रही है भारतीय सेना। 10 बजे पाकिस्तान में दो चीजें 10 बजे होनी है। एक पाकिस्तान में बैठक बुलाई गई 10 बजे और दूसरा 10 बजे भारतीय सेना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संभव में बताएगी। शाहबाज ने 10:30 बजे बैठक बुलाई है। 10:30 बजे खुद पीएम शाहबाज शरीफ ने बैठक बुलाई है। दूसरी एक और खबर मिल रही दर्शकों को बताएं, पाकिस्तान में इमरजेंसी भी लगा दी गई है। साथ ही बिल्कुल, भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर के साथ भारत ने अपनी पहल कर दी है। ये रिटेलिएशन है और ये हॉट परस्यूट है। हमने उस जगह को मारा है, हमने अपने जमीर के हिसाब से लड़ाई की है, हमने जमीनी लड़ाई नहीं की है। और इस बात का हमें ध्यान है कि हम कोई कोलेटरल डैमेजेस नहीं चाहते, इसलिए प्रेसिशन स्ट्राइक है और ये हमारा अधिकार है। इंटरनेशनल लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में हमारा यह अधिकार है कि हम उन चीज़ों को तहस नहस करें जो हमारी संप्रभुता के अगेंस्ट होता है। तो हमें जानना है कि हम वो कर रहे हैं जो जरूरी है। जमीन की लड़ाई नहीं है। एयर स्पेस वायलेशन अगर उन्होंने किया है तो हमारे एयर डिफेंस कैपेबिलिटी पूरी तरह से तैयार है। हमारे एयरक्राफ्ट कॉम्बैट एयर पेट्रोल लगातार कर रहे हैं और किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो भारत माता की जय। और जब निक्सन ने यह सुना था 71 में तो वो परेशान हुए थे। अगर समझा सके ये जो स्ट्राइक्स हुए हैं इन्हें कैसे अंजाम दिया गया, कैसे टारगेट्स लॉक किए गए, इसका अगर आप डिटेलिंग कर सके। देखिए, ये बातें टैक्टिकल हैं और हमारी सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स जो हैं, जो अपने हिसाब से स्ट्रेटेजिकली पोजीशनड होती हैं, उनको अपने टारगेट्स डिफाइंड होते हैं। सिर्फ एक जरूरत होती है एक पॉलिटिकल विल की, देश की और हमारी जनता का विश्वास। आर्मी हमेशा से रेडी रहती है। तो उन्होंने सरफेस टू सरफेस मिसाइल अटैक किया है। मैं आपको बताऊं, ट्रंप ने उन्हें कहा कि भारत अपने आप सॉर्ट आउट कर लेगा। निक्सन ने 71 में जब सुबह सुबह उन्हें CIA ने रिपोर्ट दी थी कि कराची धुआं धुआं हो रहा है, पहली बार सरफेस टू सरफेस मिसाइल बोट्स नेवी ने अटैक किया था कराची को। तो आज का दिन और वो दिन दोनों बराबर मुझे दिख रहा है। तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल अटैक है और बेहतरीन अटैक है। और हमने 9 जगह फायरिंग की है। हमने उनके अड्डों को तहस नहस किया है। हमने रावलपिंडी तक बर्बाद किया है। तो हम जानते हैं कि हमने कहां क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। और उसके साथ ही पूरा देश भी तैयार है। एक स्टेप अप प्रोसीजर की तरह शांत युद्ध लड़ना है। हमें देर तक लड़ना है, हमें रुक कर रहना है और हमें कोई भी ऐसा प्रोवोकिंग काम हमने नहीं करना है जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे बेकार हो और पाक की जनता को बर्बाद करे। हम पाक के जमीन के लिए नहीं लड़ रहे, हम लड़ रहे हैं जमीन के लिए, आतंकवाद के लिए। और हम वहीं तक लड़ेंगे जहां हमारी जरूरत है। जवाब देने के लिए वहां कल सुबह से बैठकें भी होनी है, ये तय करने के लिए कि अब उन्हें क्या करना है। लेकिन पाकिस्तान को कैसे, ये खबर भी नहीं हुई। वो बार बार कह रहे थे हम प्रिपेयर्ड हैं, हम इस पूरी हमें पता है भारत कभी भी हमला कर सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें पता भी नहीं चला और हमला हो गया है। एक बार जतिन के पास जा रहे हैं, जतिन के पास कुछ इनपुट है, इंपॉर्टेंट इनपुट है। जतिन ये पहले कर लिया। रात के 2 बजे सूचना प्रसारण मंत्री ने जब बैठक की थी पाकिस्तान की तो अफरा तफरी में थे। हमने शायद वही समय चुन लिया। ये जिस तरह से ये स्ट्राइक्स हुई हैं कैप्टन कुमार, उसके लिए बहुत जरूरी था कि जो लोकेशंस जिनको स्ट्राइक किया गया उनकी इंपॉर्टेंट इनपुट, उनकी इंटेलिजेंस जो है वो हमारी सेनाओं के पास हो। तो वो भी इन दिनों में 22 तारीख के बाद जब वो घिनौना कांड हुआ
उसके बाद, उस हमले के बाद ये जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के जरिए जुटाई गई ये इंटेलिजेंस के कहां लोकेशंस हैं जहां पर स्ट्राइक करना है और उसके बाद उनको कैसे कोऑर्डिनेट करके स्ट्राइक करना है, इतने दिन ये पूरी जो एक प्लानिंग थी वो हमारी आंखों के सामने एक तरह से होती रही, वो जो बैठकें थी उनके जरिए। बिल्कुल, देखिए एक इंटेलिजेंस गेनिंग जो है एक सतत प्रक्रिया है, ये लगातार चलती रहती है। और आप देखोगे कि अभी हमने कल एक काफी ट्रोल हो रही थी कि एक P8I एयरक्राफ्ट जो नौसेना का लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है वो मकरान कोस्ट पे जा रहा था और उसको डिटेक्ट कर लिया और इसके ऊपर बहुत मजाक भी उड़ाया गया था क्योंकि उन्होंने एक्चुअली एक तरह से मैपिंग की थी। ये पता करना जरूरी होता है कि जब हम कोई एक्शन जमीनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसलिए पूरा विश्व अब हमारे साथ रहेगा। जो एक दो छुटके लोग जो है उनके जो मदद करने के लिए तैयार भी हैं, वो भी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हमने किसी कारण से लड़ाई लड़ी है। जो हमारे लिए अमान्य है, जो हमारे लिए टेररिज्म अमान्य है, उनके लिए सामान्य है। उनको अपनी नीति चेंज करनी पड़ेगी, उन्हें अब बदलाव लाना पड़ेगा, पाकिस्तान को क्लींज करना पड़ेगा। मैसेज बहुत क्लियर है, अफरा तफरी मची हुई है, वो नहीं जानते क्या हुआ। अफरा तफरी मची हुई है सर, आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया इसलिए अगली बड़ी खबर का भी मतलब समझूंगी। They are distributed from Sawai Nala in the north, approximately 21, ending at Bhagatpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस के आधार पर हो ताकि आतंकवाद की जो सांधीक तोड़ी जा सके और ये खास ध्यान दिया गया नागरिकों को सिविलियन इंस्टॉलेशन नुकसान न पहुंचे। Selection of these targets for operations Sindoor, credible intelligence inputs and role of these facilities in surface terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructure and loss of any civilian lives. को एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर जो बड़ा एक्शन लिया गया उसके बाद इस वक्त पाकिस्तान में जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल है और इसी बीच आज सुबह जो ईरान की आवाम ने, जो वहां के प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा, वो मैं आपके सामने रख रही हूँ, जो वहां की मीडिया में लगातार रिपोर्ट हो रहा है। ये कहा गया कि वॉल्टर रोड पर your commodities, your fuel, your all the incomings will be stopped and you will be scorched. You will not be able to survive. And that is the message which came right from the naval officer, a commodore, that the act of war means belligerent country as per United Nations Law at Sea of 1984 Convention. Now we will be able to do that. Now, so far we were not able to do that. We will proclaim it. We will say that it is act of war and we will declare blockade, and then you will not, without much military actions at the borders, you will find that this Pakistan will come to knees. That is what it means. Okay, and we are not going to let you go easy. That's a very clear message that India wanted to send out and has sent out as well. Yavar continues to stay live with us on the impact that we're seeing on the ground. Yavar, over the last few days, you've been witnessing firsthand of the shelling that has taken place from the Pakistani side and drones and missiles that were directed towards India. What is the situation there today? ये आपके कल 3:30 बजे जब ये न्यूज आया था आपके चैनल में, तो यही पे मैं कह के गया था कि ये टोनिंग डाउन मैसेज है, ये बड़ा डिफरेंस है। आज शाम को कुछ नया अनाउंसमेंट होने वाला है, ये कल मैं कह के गया था आपके चैनल से, और ये हुआ। दूसरे चैनल में जाते जाते ये न्यूज आ गई। क्यों हुआ? क्योंकि अब ट्रिगर टाइट नहीं है। अब हमारे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी आई है, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी आई है जो पहले नहीं थी, खासकर समुद्र में जहां पर हम इंटरनेशनल वाटर्स में होते हैं और हम हमेशा 8 नॉटिकल माइल के बाद 12 नॉटिकल माइल के बाद हमें इंटरनेशनल कानूनों की व्यवस्था में रहना पड़ता है। हमारे ट्रिगर टाइट रहती है और अब हम जो जैसे वो सॉफ्ट ब्लीड कर रहे थे तो उनको मार रहे थे, हम सब जगह से मार देते थे उनको, लेकिन अब जब वो करेंगे तो हम उनको स्कॉच अर्थ करेंगे। अब उनका हम रंग बदल देंगे और कोल्ड वाइट से रंग बदलेंगे। वो मैं आपको अच्छी तरह से बताना चाहता हूँ, अगर मुझे 1 मिनट और टाइम दीजिए। एक ऑपरेशन होगा जो होगा कोल्ड वाइट का, और उस समय वो बड़ी आराम से धीरे धीरे उनके नस टूटेगी। चाइना ने जो कहा है कि हम आपके साथ है सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस, तो क्या पाकिस्तान को हम डिपेंडेंट बनाने जा रहे हैं किसी के ऊपर? क्या हमारे पास कोई ऐसा हथियार मिल गया है जो ऐसा चाइना का सडनली बनाया गया? कब क्यों आया?
क्योंकि वो उनका जो पोर्ट है, उनके जो हार्बर्स हैं, जहां वो सीपैक से आना चाहते हैं, उन सबको अब चौक किया जाएगा और वो धीरे धीरे होगा। कल जो नेवल अफसर को हैंडओवर किया गया था ब्रीफिंग, वो वैसे नहीं किया गया था। अच्छी पोस्चरिंग थी, मुझे मजा आया देख के कि वहां पर एक नेवल अफसर कह रहा है सबसे पहले हमने डिफेम किया उनको और उसके बाद कहा कि हम ऑपरेशनली पूरी तरह से रेडी है। एयरफोर्स का बयान कि सिंदूर जारी है। ये बात आप समझिए। थोड़ी और बात कहना चाहूंगा। As you see, DGNO's address, precision munitions have been given during this attack. Abhijit, I want to comment on this. Sinjoi, in fact, reported a few days earlier that several assets from our eastern fleet have been moved to the west. Now, what is the role that the Navy has played? Is it more of a deterrent? I'm an Indian, I'm a German. They'll first say I'm an American. And when you get into our country, we हमारी बड़ी जीत हुई है और उससे पाकिस्तान बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, वो खौफ में है और ये हम कह रहे हैं ये पूरा विश्व देख रहा है और पाकिस्तानी को सबसे ज्यादा इसको जानते हैं। देखिए, हमने पहले तुलनात्मक बातें की थी। अब तक हमने कहा था कि हम बड़े आर्म फोर्सेज हैं, आपकी तुलना में हम बहुत बड़े हैं। शाम का मतलब दंड भेद तो बात की बात है। शाम मतलब तुलना, उसी से डराना। खौफ मतलब कह रहे हैं हमारे एयर डिफेंस के लेफ्टिनेंट जनरल कह रहे हैं, आपने सुना उनको कि किसी भी कोने में आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपका पूरा ज्योग्राफिकल डेप्थ जो है हमारे पैनी निगाह में है, हमारे रेंज में है। अभी तो इन्होंने देखा ही नहीं है 80 से ज्यादा ब्रह्मोस की मार समुद्र से। अभी तो उन्हें होसा और पराग मिसाइल्स के कमाल देखे ही नहीं है। अभी तो उन्हें एयर डिफेंस के रेयर और सबमरीन की तरह जो अपॉर्चुनिटी है उनको तो देखा ही नहीं है। अभी तो कहाँ ले जाओगे आप? पूरा सिंध कोस्ट, बकरान कोस्ट, पूरा आपका हम जहां तक आप जाओगे, कहते हैं ना पोलैंड तक रशिया मार के तो बरसात करके रखा उन्होंने। लेकिन ये एस्केलेशन की लड़ाई नहीं है, इसमें हम वैसे ही प्रोपोर्शनेट वेपन्स यूज कर रहे हैं। अभी तो हमने वो मार ही नहीं मारी, हमने तो शुरू ही नहीं किया। हमने बड़े मेजर कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्सेज दिए हैं। आप कहीं भी ले जाओ, परेशानी तो होगी आपको समझना चाहिए। मुझे लगता है कर्नल शैलेंद्र ये हमने प्रूव भी कर दिया है, क्योंकि जब हम वहाँ की आर्मी हो या फिर आतंकी हो, हमारे लिए तीनों बराबर है। और देखिए, एक बार फिर से प्रूव भी किया है। बिल्कुल। देखिए, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम खुलेआम आपको सबूत दे रहे हैं कि हम आतंकवाद के साथ हैं, क्योंकि इनकी जो स्ट्रैटेजी है ना, बहुत ही नैरेटिव इनकी क्लियर हो गई है। ये मना नहीं कर रहे कि हम टेररिज्म को बरसने दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ वो है, हम उनको कर रहे हैं। कुछ रीजन था, हम फ्लोरिश किया, हमने अमेरिका ने करवाया हमसे और हम कर रहे हैं। और मदरसा से भी लड़ेंगे, तो ये हिंदू बोल के मारेंगे। तो ये क्या बेसिकली वो उनके पास अब कोई तरीका नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड का और अमेरिका का सपोर्ट डायरेक्ट उनको वो नहीं रहा जो पहले था। अब उनके पास एक ही बचा है संवेदना का असर, वो इस्लाम का असर, कम्युनिटी का असर। और ट्रंप का बयान सुनिए, उसको हल्के में मत लीजिए। उन्होंने कहा कि सभ्यता की लड़ाई है। कहने का मतलब हमारे फेवर में एक तरह से कहते हैं ना, वो ये इनकी लड़ाई है, सभ्यता की लड़ लेंगे, बहुत पुरानी खिलाड़ी है ये। वो क्या कह रहे हैं कि हमें मत करो, हमारे में भी प्रॉब्लम है, हमने भी उसामा बिन लादेन को वहां से निकाला ना, तो वो हमारे को गलती कर रहे हैं। इस तरह से इसको समझना चाहिए हमें, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। मजाक नहीं किया था उन्होंने, 2 दिन के अंदर ये बयान किया था उन्होंने एयरबेस से कि वो सभ्यता की लड़ाई अपनी बहुत टाइप जो करना है कर रहे हैं। सुना होगा आपने उसको, 24-25 अप्रैल की बात कर रहा हूं मैं। तो ये उस तरह से समझना चाहिए कि ये टर्की को तो ले लिया उन्होंने और उन्होंने किसी और 1-2 कंट्री को ले लिया, उससे चलेगा नहीं। नीदरलैंड में बड़े आराम से जयशंकर ने समझाया है, जो उन्होंने दिया है बयान अपना एक टेलीविजन को, बहुत अच्छे से समझाया है कि आपके कंट्री में 100 से ज्यादा मिलिट्री के देश के लोग ट्रेनिंग कर रहे हो और आप कहो कि हमें पता ही नहीं है। ये नैरेटिव नहीं चलेगा, ये नैरेटिव नहीं चलेगा। और मुझे लगता है कर्नल शैलेंद्र वहां पर खुद जो आर्मी चीफ है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर मोहम्मद यूनुस इसी तरह से वो अगर चुनाव को टालते रहते हैं, अगर वो अड़िग रहते हैं, तो फिर क्या हो सकता है? क्या आप देख रहे हैं सर? देखिए रवि, ये तो जैसा हम कह रहे करुणा, ये जो इंटरनेशनल जो रेगुलेशंस हैं, पहले मैं बात करूं किस कारण से तख्ता पलट हुआ, क्यों उनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को हटाया गया, ये सब हुआ। उसका एक अलग कारण है, गुवार है। जो राष्ट्र आंदोलन हुआ था वो स्टूडेंट का हुआ था, रिजर्वेशन के कारण हुआ था। नैरेटिव कुछ और थी और कहीं और पहुंच गई। ये भी समझना जरूरी है कि कहां जा रही है बांग्लादेश की सरकार, या वहां की नीति, या वहां का जो नैरेटिव है। नंबर 1। नंबर 2, लोकतांत्रिक सरकार में डिफेंस का जो आर्मी का जो रोल होता है, डिफेंस फोर्सेस का, वो होता है कि अगर कोई इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आई तो वो तब तक उस जगह को, व्यवस्था को बरकरार रखेंगे जब तक कि दूसरा इलेक्शन होकर इलेक्टेड गवर्नमेंट ना आ जाए। उस हिसाब से हम देखें, ये सभी सरकारों का नियम है, सभी देशों का नियम है।
तो आर्मी चीफ अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभा रहे हैं। उन्होंने वहां के जो हमारी प्रधानमंत्री थे उनको आने दिया सेफ, और उसके बाद से होल्ड करके रखा। यूनुस तो एक टेम्पररी सिचुएशन में है, तो उनका कहना कि इलेक्शन दिसंबर में कराओ क्या गलत है। दूसरी बात, कोई भी इंटरनेशनल बड़ा मुद्दा या डिसीजन अगर लेना हो, चाहे रासिन कॉरिडोर हो, या तो अभी उन्होंने एक टग का ऑर्डर दिया था, 180 करोड़ का एक टग हमने GRSC कोलकाता से दिया था, उसको उन्होंने डील को रद्द कर दिया। नेवी की जो रोल आ रही है हमारी, जो उनके साथ जो बन रही थी, ये हमारे एडमिरल जब गए थे पिछली बार त्रिपाठी वहां, तो ये डील हुई थी, उसको कैंसिल कर दिया। तो इस तरह की जो नीति कर रहे हैं वो, चाहे अमेरिका के बारे में करे या चाइना को प्रश्रय दे या म्यांमार में कॉरिडोर बना दे, ये चलेगा नहीं। ये नीति परमानेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका पार्लियामेंट का हर जगह क्लियरेंस होना चाहिए, बिल पास होने चाहिए, नीति बननी चाहिए। तो वो कह रहे हैं टाइम बॉन्ड हिसाब से, आई थिंक वो बहुत गलत नहीं करे और बिल्कुल संतुलित बातें हो रही है। और क्या सवाल यहाँ पर यह कि कहीं यही तो नहीं है, कहीं यही तो नहीं है कि ये इस पावर ग्रैबिंग की लड़ाई में यूनुस जो है बार्गेनिंग करना चाह रहे हैं और इस मामले को और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। इस बीच देखिए कुछ तस्वीरें सामने आ रही है। और पिनाक जी देखिए, पाकिस्तान की आर्मी में आंतरिक गतिरोध है, वहां के लोग आपस में परेशान हैं और उनको हमारी ताकत का अंदाज है। साम दाम दंडभेद में साम तुलना होती है, तुलना वहीं पे रुक जाते हैं वो कई बार। और इनकी जो, फिर एक लाइन कहना चाहूंगा, हम तुम्हारे हर फितरत का अंदाजे नजर जानते हैं, हम तुम्हारे हर फितरत का अंदाजे नजर जानते हैं। हमने पूरी उम्र गुजारी है तो खाने में, गुसल खाने में नहीं। तो ये जो गुसल खाने वाले लोग जो 2:30 बजे फोन उठाते हैं और कहते हैं कि अचंभे में हम आ गए, ब्रह्मोस आ गया, इनको पता नहीं है इनकी प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। ये जैसा आप कह रही हैं आपस में लड़ते रहे, कई सालों का इनका इतिहास है, ये लगातार परेशान रहे, इनको मुश्किल है। और ये एक कम्युनल कार्ड खेल के, देखिए फील्ड मार्शल मुनीर ने, पहले बिलावल को देखिए, उन्होंने कहा कि हम 30 साल से क्रम से देखिए, आप जल्दी से चार बातें करता हूं। बिलावल ने कहा कि आतंकवाद को लगातार प्रश्रय दे रहे हैं, 30 साल से उनको पाल रहे हैं। खुलेआम कह रहे हैं, खुलेआम क्यों कह रहे हैं मैं बताता हूं। फील्ड मार्शल मुनीर जो जनरल थे उसमें कहा कि हम पालगांव से जस्ट पहले कहा था, और जयशंकर जी का कल का यह बयान है, नीदरलैंड में है, उन्होंने कहा भी है क्लियरली कि ये क्या चक्कर था कि हम जो है इसके साथ जोड़ते हैं, आतंकवाद के साथ हम इसको जोड़ते हैं, हम खुलेआम प्रश्रय देते हैं। और ये भी उन्होंने कहा, जैसे मैं हमने कहा कि जुगलर भी नहीं, तीनों बातें उन्होंने कही है, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद कहा एक बार कि अभी हमारे मदरसा के लोग लड़ेंगे, ये सब उनके आर्मी ऑफिसर का जवाब क्या ये वाक्य है। वो कह रहे हैं कि हम मदरसा के लोग हमारे साथ लड़ेंगे, और जो जनाजा है उठाते हैं आर्मी के ड्रेस में, हमने उनका नाम तैयार कर लिया, हम यूनाइटेड नेशन को देने वाले हैं। पर वो खुलेआम क्यों कर रहे हैं? वो कैसे कह रहे हैं कि ये लोग हम फूल चढ़ा रहे हैं, हम झंडा लगा रहे हैं, हम जिनके जनाजे, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि आप सबूत दे दो, हमें डर नहीं है, हम आतंकवाद के साथ हैं, क्योंकि हम एक कॉम्युनल कार्ड खेलना चाहते। भारत में पहलगाम में उन्होंने फेथ खोज के मारा, डिवाइड करने की कोशिश की, वर्ल्ड का ओपिनियन अपने तरफ लेने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लाम बॉम्ब का यूज करना चाह रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि टर्की जैसे 2-3 लोग उनकी मदद करें, और वो एक तरह से मिडिल ईस्ट को लेके हमारे खिलाफ खड़ा करके और लड़े। और ट्रंप ने कहा आप इस्लाम के नाम पर लड़ेंगे और आर्मी में बगावत जो है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और अगला सवाल ये भी है कि पाकिस्तान और चाइना लगातार राजनीतिक साझेदारी करते रहे हैं। चाइना को पाकिस्तान एक मित्र देश मानता है जो हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा है। हाल के भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चाइना ने उनके साथ अपनी साझेदारी दिखाई और गुप्त रूप से सैन्य सहायता भी की है, चाहे वो पुराने जहाज़ों के स्पेयर्स हों, पार्ट्स हों, या आज आप देख रहे हैं J-17 जो उनका एयरक्राफ्ट है, जो साथ में उन्होंने मिलकर बनाया है, जो उनके थंडर फाइटर हैं, और जैसे अब J-10C देख रहे हैं, उनके एयरक्राफ्ट जो चाइना ने दिए हैं, और आगे भी जो J-35 जो एयरक्राफ्ट वो अभी देने जा रहा है खेप कुछ दिनों के बाद। एडवांस फाइटर जो है, काफ़ी उन्नत किस्म का जहाज जो है वो भी देने जा रहे हैं। बड़ी उपलब्धि हमारी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम इन दोनों ऑफिसर्स की
आज की तारीख के अंदर जो उन्होंने करके दिखाया वो उसको देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि पश्चिमी देशों के अंदर जहाँ पे हमारे ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं वहाँ पे नारी शक्ति का इतना प्रदर्शन नहीं था, क्योंकि हमने देखा है पश्चिमी देशों के अंदर उनकी जो नारी हैं डिवाइड करना दो पार्ट में, नंबर 1। दूसरा, मौलाना जो मौलाना की भाषा बोल रहे हैं उनके जनरल, वो याद करिए आप, कह रहे दो सभ्यता है, अलग है हम। तीसरा, अमेरिका हमें आतंकवाद का सपोर्ट करता रहा है, हमें फ्लोरिश करता रहा है। तीसरा, चौथा, ये जो मदरसा के बच्चे हैं हमारे सेना के लिए लड़ेंगे। देखिए ये सबको एक साथ जोड़ के आप देखिए, खुलेआम कोई क्यों कह रहा है कि हम गलती कर रहे हैं, हम आतंकवादी हैं, क्यों कह रहा है? एक कार्ड खेल रहा है वो कॉमनवेल्थ कार्ड। वो चाह रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका, उसमें यही बात कही है, वो सपोर्ट कर रहा है उनको। वो सऊदी अरबिया को बुला रहा है, उनके मिनिस्टर से बात कर रहा है, ईरान के लोग चले गए, टर्की को साथ में ले रहा है, वो सोच रहा है कि बहुत बड़ा फायदा उसको होने वाला है। लेकिन मैं बता दूं, आज का मिडिल ईस्ट पहले वाला मिडिल ईस्ट नहीं है। आज का वो हमारा मुसलमान की प्रोग्रेसिव है, वो इस चक्कर में नहीं आने वाला है, और भारत की जनता तो बिल्कुल नहीं आने वाली। हमने कर्नल सोफिया कुरैशी को देखा है, हमने वो सिंदूर के साथ खड़ी भूमिका सिंह को भी देखा होगा। हम जानते हैं कि भारतीय शक्ति पकड़ने वाली नहीं है, ये एक ही कार्ड खेल रहा है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भी उसका साथ नहीं देगा। अब वो पुराने जमाना नहीं है। समझना चाहिए, ये समझना चाहिए कि हिंदू मुसलमान का कार्ड आतंकवाद। Key discussion, the breaking news that has come in just a short while back was with regards to the military deal that has been signed. Now with the Navy carrying out the exercises, and you have a deal that has been signed with the United States of America, $131 million, a clear signal that is being sent out that this time there is a different front that has opened up. Yes, Indian Navy is always ready for its offensive posturing, and now in present scenario, carrying out the exercises at sea is important to give our posturing to the adversaries. But Captain, this is not very far away from where the military drill is happening as far as Pakistan is concerned. Help us understand that very area, and what is the message that we are basically sending across? Because this is not very far from Gwadar. This is not very far from the strategic ports of Pakistan. How do you help us? How do you make yes, the most of this particular exercise? Yes, Arabian Sea, North Arabian Sea is the sensitive area presently, and the Makran coast, which is having a port of Karachi and Gwadar now. These ports are important for us, and we have our own way to look at these ports for requirement of choking the sea lanes of communication in case of requirement. So when we talk about high sea, when we talk about the freedom of navigation, all the ships are at liberty to move around, and beyond 200 nautical mile and within the 200 nautical mile of exclusive economic zone as per UNCLOS 1982, all the ships can carry out operations. That's why we have brush fire kind of things which happens on land, where we touch very close to each other, our aircraft fly close to each other, and which is happening in South China Sea very regularly. So you can see the same scenario happening in North Arabian Sea now, where we have the ships carrying out drill in very close proximity. We have our own set up norms. We maintain we exercise caution, but there are chances that we can go beyond. So therefore, the Indian Navy would be extremely cautious about the posturing, at the same time giving the right message. Standing with India, because this is a nation where there is a big trust deficit. See this, the sequence of actions which we noticed from the beginning, from 23rd itself. You see, we have been very clear, because the Pakistan has been always on the back foot, and this was a great message for all the Indians, and especially the military and obviously the political might, because they were saying that India is attacking, there is an imminent chance of war. Ministers were talking one after another. They were quite confused, and they were not ready for this kind of actions and diplomatic measures that Prime Minister took on 23rd of April. So that was one strength that India had as upper hand, and we knew that Pakistan is on back foot. That is number one. Number two, our military was given free hand, but at the same time salute to the military discipline that the entire military setup has acted in a very, very professional manner, in a restrained conditions, which is very difficult
It is very difficult for a person on ground to don't get provocated and don't retaliate in a manner which is not proportionate. So every time we have acted in a proportionate manner, measured, calibrated and calculated responses, which was coming down from the higher echelons, from the political will, and it was going down to the last man on the border. This is a very, very important thing to understand. Whole world must have noticed the discipline, the professionalism, and the way Indian armed forces reacted, not violating the airspace of other country, keeping within our limits, and still giving the effect. So this is the second point. The third point is Indian posturing, which has been on the desk yesterday. What it means, a naval officer coming onto the scene of action with the two other military officers and changing the posturing from the diplomatic endeavors to the military action. This is the message that was given. And what does it mean? It means that the forces which were still working on the green room, on the background, which has not come in scene of action to the people, they are now ready. And that is a larger message for the world and to Pakistan, that we will choke you, we will poke you, we will choke you, and we will scorch earth. We will bleed you the way you are bleeding us. Next time when you say act of war, and it means a blockade, a complete blockade of Arabian Sea, and 80% of your commodities, your fuel, all the incomings will be stopped, and you will be scorched. You will not be able to survive. And that is the message which came right from the naval officer, Commodore, that the act of war means belligerent country as per United Nations Law at Sea of 1984 Convention. Now we will be able to do that. Now, so far we were not able to do that. We will proclaim it, we will say that it is an act of war, and we will declare blockade, and then you will not, without much military actions at the borders, you will find that this Pakistan will come to knees. That is what it means. Okay, and we are... कश्मीर तक वो एयर डिफेंस का पूरा इंटीग्रेटेड अप टू अरेबियन सी एक ही कमांड में था. ये नहीं कि वहां से सूचनाएं नहीं आ रही थी, क्योंकि F-16 कराची हार्बर के ऊपर लगातार 3 दिन पेट्रोल करता रहा. उन्हें डर था कि MiG-29 का रैम्पेज मिसाइल जो इजराइल से हमने इमरजेंसी प्रोसीजर में खरीदा है, वो गुजरात के कोस्ट से अपने सी स्पेस में रह के कराची को ध्वस्त कर सकता है. इसका डर था उनको. पूरा F-16 वहीं पे पड़ा रहा. उनके पास एयर टू सरफेस मिसाइल शिप को स्ट्राइक करने के लिए नहीं है. हमारे शिप को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. साम दाम दंड भेद. साम मतलब तुलना में ही मारे गए थे पाकिस्तानी. दाम दंड भेद की जरूरत हमें नहीं हुई. हमने और उसकी जब जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार है, क्योंकि जरा देखिए कि साफ साफ ये कह दिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से भी कि अब न्यू नॉर्मल है. ऑफ सिंदूर अब न्यू नॉर्मल है. अब ये रुका नहीं है, अब ये जारी और हमेशा जारी रहेगा. और पाकिस्तान कुछ भी करता है, एक्ट ऑफ वॉर उससे बाहर आ जाएगा. एक और बड़ी खबर बताते हैं पाक से तनाव के बीच. अब हम जब सेनाओं को रोक के थोड़ी देर के लिए विराम में हैं, हालांकि ये युद्ध लगातार जारी रहेगा. युद्ध नहीं, संघर्ष, जमीर की लड़ाई है. तो अब हमें ये जरूरी है कि देश को भी समझना है. जो जनाक्रोश है उसको हम समझा चुके हैं. थोड़ी बहुत हमारे अब घरों में थोड़ी बातें नरम हुई हैं कि हमारी जो क्या क्या मिलने वाला है. विदेश में जाके समझाना. एक बात मैं आपको कहूंगा, ये नकल कर रहे हैं, ये करते रहेंगे. जब भारत ने जो कदम उठाया है वो बेहतरीन है, और जो लोग इसमें सेलेक्ट हुए हैं वो भी बेहतरीन है. मैं बताऊं, वो तो नकल करते रहेंगे, लेकिन हमारी नकल के पीछे वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि हमारी जो डेलीगेशन है, हमारे जो लोग हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन, जो हमने सेलेक्ट किया. अब शशि थरूर की बात करो. 8 मई को इन्होंने एक लेख लिखा था जिसको मैंने चैनल्स पे कोट किया था. अक्रॉस द पार्टी मैंने इनकी बात की थी. कितना अच्छा लेख उन्होंने लिखा था. उसके बाद एक और लेख लिखा इन्होंने, और मैं इनको फॉलो कर रहा था लगातार. मैं देख के बहुत दंग हूं, और मैं खुद खुश हूं कि ऐसा थरूर के साथ किया गया है क्रॉस द पार्टी लाइन, जबकि शायद उनका नाम नहीं दिया गया था कांग्रेस की तरफ से. तो ये कहते हैं स्कॉलर, मतलब अपनी 25 साल की उम्र में उन्होंने पीएचडी कर ली थी, और ये पाकिस्तानी इन्होंने आतंकवाद में पीएचडी की हुई है. यस, ये जब भलिंजन पोर्ट गए थे, प्रधानमंत्री तो स्टेज पे थे. ये वहां के एमपी हैं त्रिवेंद्रम के, और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, और प्रधानमंत्री ने ये दिखाता है कि देखिए आतंक का जो मुद्दा सामने आता है, तो फिर हमारे यहाँ कोई धर्म, कोई पार्टी, ये सब मैटर नहीं करती. सबसे पहले एक ही चीज होती है, वो है देश, और देश सर्वोपरि. और दुनिया के सामने इसलिए बेनकाब हुआ है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान लगातार बार बार अपना चेहरा दिखा
ट्रंप ने बड़ा ट्रम्पेट तो कुछ नहीं खेल दिया है। ईरान के बाद पाकिस्तान की भी तो एटम बम की क्लिंजिंग नहीं होने वाली है चुपचाप, या अटैक से हो या चुपचाप हो निगोशिएशन से। वो खुद न कह दें कि अभी सब बम हमें नहीं चाहिए, गलत हाथों में जाएगा। बड़ी बात, अजीब सी बात कर रहा हूं मैं, और आपने प्रश्न किया था उसका उत्तर भी दे रहा हूं कि ये जो इंसान है इसने लड़ाई लड़ी है अपने वजूद के लिए, सभ्यता के लिए, और विश्व को बड़ा मैसेज है, इसलिए ही कोई सामने नहीं आ रहा। और ये जो कहता है ईरान की मुझे इजराइल को खत्म करना है, एक सभ्यता को खत्म करना है, इसमें भी कोई साथ नहीं दे रहा।